गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सीपेज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लो नेट एंड लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी एसएससी जेईई ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इसलिए इस पार्ट को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ द फ्लो नेट, व्हाट इज़ द लाप्लास इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर मैं बात करूँ लाप्लास इक्वेशन के बारे में, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी फ्लो नेट का डिस्कशन होता है। जब हम लोग काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे भी फ्लो लाइंस आती हैं, इको पोटेंशियल लाइंस आती हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन होता है। तो वही सारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है फ्लो नेट एंड लाप्लास इक्वेशन? देखिए इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें फ्लो नेट बनाना पड़ गया और लाप्लास इक्वेशन हमको यूज़ करनी पड़ गई। इफ द सीपेज इज टेक प्लेस इन 2 डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, अगर सीपेज आपका 2 डायरेक्शन में टेक प्लेस होता है, मतलब कि अब वाटर आपका एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि वो अब इनक्लाइंड फ्लो हो रहा है। हो सकता है कि वाटर एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा हो, वाटर वाई डायरेक्शन में भी जा रहा हो। तब के लिए यहाँ पे द टेक प्लेस इन 2 डायरेक्शन इट कैन बी एनालाइज्ड बाई यूजिंग लाप्लास इक्वेशन। तब इसको एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हमको लाप्लास इक्वेशन का यूज करना पड़ता है, विच रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रजिस्टिंग मीडियम। एनी रजिस्टिंग मीडियम हो सकता है कि आप सॉइल की बात कर रहे हो सकता है आप फ्लूइड की बात करोगे, तो कहीं पे भी वो रजिस्टिंग वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। अब लाप्लास इक्वेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग फ्लो नेट बोलते हैं। फ्लो नेट इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस। दोनों का क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे लाप्लास ने बताया कि अगर आपको यहाँ पे जो हम डील करने वाले हैं लाप्लास में, वो 2 डायमेंशनल के लिए डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास हेड लॉस जो है h है और x जो है डायरेक्शन है, तो इसका पार्शियल डबल डेरिवेटिव 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर h अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर h अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी फ्लो के लिए, चाहे वो आपका रोटेशनल हो और चाहे वो इरोटेशनल हो। आपका समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी जाकर के फ्लो पॉसिबल हो पाएगा। ये लाप्लास ने बताया था। ठीक, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, और ये 2D होना चाहिए। 2D इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा वाई स्क्वायर को कंसीडर किया है। ठीक, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम 2D फ्लो। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आयन आइसोट्रोपिक है, मतलब कि सॉइल की एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग है, वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग है, तो वहाँ पे आपको जो चूज करना पड़ेगा वो के एक्स डेल स्क्वायर एच अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। नॉन आइसोट्रोपिक सोम में भी पढ़ा होगा, आइसोट्रोपिक इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो वो आइसोट्रोपिक होता था, वैसे होता है नॉन आइसोट्रोपिक। ओके, देन ग्राफिकल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको एग्जाम में मिल जाएगी। क्या कि ग्राफिकल सोल्यूशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड फ्लो नेट। ग्राफिकल सोल्यूशन, जिस इस इक्वेशन का जो भी है ग्राफिकल सोल्यूशन निकल के आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन इज फ्लो नेट। फ्लो नेट विच रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। इस डायग्राम के माध्यम से अभी हम समझेंगे कि किसको इक्विपोटेंशियल बोल पा रहे हैं और किस लाइन को हम लोग फ्लो लाइन बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एजम्पशंस जो फ्लो नेट को हम लोग ड्रा करने में मानते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एजम्पशंस वही लग रही हैं जो कि मैंने डार्सी लॉ में वैलिड थी। सेम सारी चीज़ें हैं डार्सी लॉ के डेरिवेशन में, प्लस वेल के इस्टेब्लिशमेंट में हमने देखा था जब वेल पंपिंग आउट टेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एजम्पशंस थी। लगभग ये मानी जाती हर जगह हैं। आप देख सकते हो कि कॉमन है क्योंकि आपको आसान पड़ेंगे। डार्सी लॉ इज वैलिड इज एंड लामिनार फ्लो। डार्सी लॉ क्या कहता था कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो ये कहता है डार्सी लॉ। लैमिनार फ्लो का मतलब यहाँ पे होता है कि रेनॉल्ड नंबर जो है दिस इज द लेस देन आर इक्वल टू 1। तो रेनॉल्ड नंबर आपका 1 से क्या होना चाहिए, कम या तो इक्वल। देन नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, द सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सॉइल को हम लोग होमोजीनियस मानते हैं एंड आइसोट्रोपिक मानते हैं। इसका मतलब है कि परमेबिलिटी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या मानते हैं, सेम।
जो कि इस इक्वेशन में आ जाएगा। अगर आप kx बराबर ky पुटअप कर दोगे तो आप देखोगे सिर्फ इक्वेशन आपको फिर से ये मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट है पोर फ्लूइड, जो भी है पोर फ्लूइड एंड सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, ये पॉइंट कह रहा है कि जो सॉइल है वो आपकी सैचुरेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉइल पोर फ्लूइड एंड सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पोर फ्लूइड है, पोर फ्लूइड का मतलब वाटर हो सकता है, वो दिस इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देन सॉइल्स आर इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज स्टेडी। नेक्स्ट अगर बात करें, सॉइल इज सैचुरेटेड। फिफ्थ पॉइंट, सॉइल इज सैचुरेटेड। देखिए डार्सीला तभी वैलिड होगा जब सॉइल आपकी क्या हो, सैचुरेटेड हो। तो यहाँ पे आप आ जाएगा पॉइंट नेक्स्ट, सॉइल इज सैचुरेटेड। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट, कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो SSC JEE का हो। चाहो तो आप ये फ्लूइड में भी देख सकते हो और यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यही प्रॉपर्टी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काम आ जाएंगी। तो एक जगह पढ़ लो, दूसरी जगह ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यह बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट। फर्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है आपस में ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो दिस इज द 90 डिग्री पे ये आपस में कट करेंगे टू ईच अदर इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक सॉइल। आइसोट्रोपिक सॉइल में एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। आप देख सकते हो दिस इज द फ्लो लाइन्स होती हैं जो कि फ्लो के डायरेक्शन में होंगे। जिधर पानी फ्लो करेगा उसको हम फ्लो लाइन्स मानते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग इक्विपोटेंशियल डायरेक्शन मानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है इनका जो हेड लॉस है, पॉइंट है, ये क्या हो, इसके जब परपेंडिकुलर आप जाओगे, इस पॉइंट पे जाओगे, मतलब फ्लो लाइन के जब परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई है, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इसे इक्विपोटेंशियल लाइन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर आप लेते हो तो ये सेम पोटेंशियल पे रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर हम पीजोमीटर इंसर्ट करें, अगर हम पीजोमीटर इंसर्ट करें तो हर पॉइंट पे यहाँ पे जो राइज मिलेगा या हेड लॉस मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम। चाहे आप पीजोमीटर इस लाइन में लगा दीजिए, लेकिन पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो हेड लॉस जितना यहाँ पे होगा उतना हेड लॉस यहाँ पे होगा, उतना हेड लॉस यहाँ पे होगा। तो इन पॉइंट, मतलब इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक होती है इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब इस लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। अगर मैं पीजोमीटर को यहाँ लगा दूँ तो यहाँ पे उतना ही राइज होगा, पीजोमीटर को मैं यहाँ लगा दूँ तब भी उतना ही राइज होगा, पीजोमीटर को मैं यहाँ लगा दूँ तब भी इतना ही राइज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब में जो है आपका पोटेंशियल क्या है, समान है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल पढ़ते हो वैसे यहाँ पे पानी का हेड होता है, तो सारी कहानी क्या हो जाती है, सेम। वहाँ पे करंट फ्लो करता है, यहाँ पानी फ्लो करता है। वहाँ पे हेड लॉस देखते थे, वहाँ पे आप देखते थे पोटेंशियल, यहाँ पे हेड लॉस देखते हो। तो इसीलिए इसको बोल पा रहे हैं कि ये लाइन जो है फ्लो लाइन्स हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन। पोटेंशियल का मतलब होता है उसकी ताकत। ठीक, तो ताकत क्या है, इसके पास हेड है, तो हेड के थ्रू ही तो पानी फ्लो करता है, हाई हेड टू लोअर हेड। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, सेकेंड पॉइंट, the flow will take place along the flow lines and velocity of flow is always perpendicular to equipotential line। देखिए flow will take place along the flow line। अब यहाँ पे जो flow हो रहा है ये along है, along का मतलब उसके tangentially, tangentially का मतलब होता है उसी, अगर किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें, सपोज दैट कि मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची, मान लेते हैं कुछ देर के लिए एक टेंजेंट खींची, तो इस बिंदु पर वो उसके डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते थे, जहाँ पे आपकी जो तरंगे निकलती थी या कह सकते हो लाइन निकलती थी, जैसे मैग्नेट में जो लाइन होती थी, सपोज दैट दिस इज द मैग्नेट मान लेते थे, तो इस तरीके से लाइन निकलती थी, इस तरीके से निकलती थी, आप देख सकते हो इस तरीके से मैग्नेट होता था, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था। तो हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक दूसरे को कभी नहीं कट करते थे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे कोई भी जो चीज़ निकलेगी वो एक ही डायरेक्शन को शो कर सकती है। इसीलिए फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन, जो दो फ्लो लाइंस हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो एक ही लाइन को, एक ही दिशा को वो शो करती हैं।
इसलिए आपको यहाँ पे फ्लो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगी और ना ही कोई इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को कट करेगी। लेकिन दो फ्लो लाइन या कह सकते हो आपकी एक फ्लो लाइन एक इक्विपोटेंशियल लाइन हाँ एक दूसरे को कट कर सकती है, वो भी 90 डिग्री पे। चलो अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लो लाइन तो एलांग हो जाएगी, तो एलांग का मतलब होता है इस डायरेक्शन में। अच्छा, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। अब वेलोसिटी देखो क्या होगी, इसमें होगी, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये है आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, तो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज स्टेटमेंट इज सेकेंड, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। Two adjacent flow lines and the adjacent equipotential line is called flow field. This is a very important statement. ये क्या कह रहा है कि दो पड़ोसी, ऐसे समझ लो कि सपोज दैट कि आपकी दो ये एडजेसेंट क्या है, फ्लो लाइन है। ये लाइन और ये लाइन दो इक्विपोटेंशियल हैं जो कि एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड आएगा दिस इज कॉल्ड फ्लो फील्ड। फील्ड तब बनती है जब बहुत सारी चीजें मिलकर बनती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे बनती थी, जब कई सारी फील्ड जुड़ के एक एरिया, लार्ज एरिया बना लेती हैं तो उसे बोलते हैं फील्ड। तो इसको भी बोल सकते हो क्या, फ्लो फील्ड। तो ये फ्लो की एक फील्ड हो जाती है और फील्ड में हमेशा एरिया आता है। कभी भी कहीं पे मैच खेलते हो, फील्ड में खेलते हो ना, तो फील्ड में क्या होता है, लेंथ होता है और उसके बाद में विड्थ होता है। वहाँ पे मैच खेलते हो, क्रिकेट मैच खेलते हो, तभी तो जाके उसको फील्ड बोलते हो। ऐसे इसकी भी फील्ड होती है, किसकी, पानी की, लेंथ में भी जाएगा विड्थ में भी जाएगा, दिस इज कॉल्ड आपकी फील्ड। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड टू फ्लो लाइंस के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा दिस इज कॉल्ड फ्लो लाइन। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं। एक तो ये बन जाता है कि ये कितने डिग्री पे कट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल है, याद रखिएगा 90 डिग्री पे कट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 4 ऑप्शन बनाएगा, 45 डिग्री, 40 डिग्री। एफएम में भी पूछा, यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल फ्लो फील्ड्स आर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर मान लेते हैं, प्रारंभिक मतलब शुरुआत में हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि यार भाई ये स्क्वायर होगा, लेकिन एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होगा। a1/b1, a2/b2, a3/b3 इक्वल टू 1। अब देखो a1 मैंने ये माना, b1 ये माना, ठीक है, a2 ये माना, b2 ये माना, और a3 ये माना, b3 ये माना, ठीक है, ये सॉरी a3 ये माना, b3 ये माना। अब आप इसको कह सकते हो इनका जो रेशियो होगा ना आपस में समान होगा। सपोज ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 4/2 कितना आ जाएगा, दिस इज 4/2 2 आएगा। इसको मान लेते हैं 8 मीटर है, 4 मीटर है, 8/4 2 आएगा। इसको 12 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, तो सबका रेशियो क्या आएगा, 2। तो आपस में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग मान के चलते हैं। तो रेशियो इसका समान होना चाहिए, बस ये फर्क, मतलब आपस में ये दोनों में क्या होनी चाहिए, बराबर, लगभग अप्रॉक्सीमेट बराबर होना चाहिए। तो कई बार ये पूछ लेगा आइसोट्रोपिक मीडियम में इसका फील्ड कैसा होता है, तो आइसोट्रोपिक मीडियम में इसका फील्ड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर अनआइसोट्रोपिक मीडियम होगा तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैलिड है कहानी, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस इज द आइसोट्रोपिक के लिए। किसके लिए, आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसोट्रोपिक मीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, हेड लॉस थ्रू द सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइन इज सेम। तो यहाँ पे बोला गया है कि सक्सेसिव जो आपका इक्विपोटेंशियल लाइन है इज इक्वल टू, इक्वल मानना है। अब देखो यहाँ पे कैसे, अगर आप पीजोमीटर को यहाँ लगाओगे, जब पीजोमीटर को आप यहाँ लगाओगे तो आपका जो हेड लॉस शुरुआत में यहाँ पे आपने लगाया था, लेकिन जैसे जैसे पानी ट्रेवल करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा। ठीक, क्योंकि आपने पीजोमीटर यहाँ लगाया था, आप पीजोमीटर आप यहाँ लगा रहे हो, इसका मतलब A1 लेंथ ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ तो हेड लॉस हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि ये डेल्टा H हुआ है। फिर यहाँ से आपने क्या किया, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ यहाँ ट्रेवल किया होगा तो यहाँ पे भी हेड लॉस हुआ होगा, मान लेते हैं डेल्टा H ही होता है। तो ये कहता है कि सब में जो है इक्विपोटेंशियल लाइन पे जब आप लगाओगे तो इनमें जो हेड लॉस डेल्टा H यहाँ पे भी होगा, जब अगले पॉइंट पे लगाओगे तब भी डेल्टा H होगा, फिर अगले पॉइंट पे लगाओगे तब भी आपका हेड लॉस डेल्टा H होगा, फिर अगले वाली इक्विपोटेंशियल लाइन पे लगाओगे तब भी कितना होगा, डेल्टा H। तो ये पॉइंट का मतलब हेड लॉस थ्रू द सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइंस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। फिर डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, जितना डिस्चार्ज यहाँ से जाएगा उतना डिस्चार्ज यहाँ से जाएगा, उतना इससे जाएगा, इतना इससे, सेम डिस्चार्ज यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और सारा डिस्चार्ज। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो हेड लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहानी थी आपकी पूरी इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स
कि कैसे हम लोग इसको डराइव करें इक्वेशन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग डराइव करेंगे यहाँ पे कैसे डिस्चार्ज निकाला जाता है, क्योंकि एसएससी जेईई ने उस पर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग आते हैं कि कैसे हाउ टू इंक्रीज डिस्चार्ज कैसे मेजर किया जाएगा, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन अर्दन डैम, जो सॉइल रहती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कैसे हम लोग इसमें निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन दिस कंडीशन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। ठीक, तो नेक्स्ट बात अगर करें तो डिस्चार्ज पास थ्रू ईच चैनल, अगर ईच चैनल से बीच में पूछें तो कितना डिस्चार्ज आएगा, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्चार्ज, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज, तो यहाँ पे लिखते हैं डराइव एक्सप्रेशन। ठीक, मान लेते हैं कि डिस्चार्ज फ्लो इच चैनल हम क्या मानते हैं, सेम। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम। इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो डिस्चार्ज थ्रू ईच चैनल डिस्चार्ज थ्रू ईच चैनल इज सेम हो जाएगा। तो हम मानते हैं डिस्चार्ज कितना था, डेल्टा क्यू, दिस इज परमेबिलिटी के इनटू आपका हेड लॉस कितना हो रहा है, सब में डेल्टा एच का हो रहा है, चलो डेल्टा एच लिख दिया। ठीक, अच्छा डेल्टा एच हो रहा है, और उसके बाद में लेंथ अगर मान लेते हैं कि इससे पास हो रहा है, मैं मान लिया कि इसका लेंथ जो है A1 है, दिस द A1 इनटू एरिया, देखो क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो B1 इंटू 1। क्यों हमने फ्रेंड्स यहाँ पे माना, देखो यहाँ पे A1 क्या है, इसकी लेंथ है, B1 क्या है, विड्थ है। आप बताओ कि कौन सा एरिया इन केस आप डिस्चार्ज कंसीडर करते हो, आप नॉर्मल एरिया लेते हो, तो नॉर्मल एरिया क्या आएगा, B1 आएगा। और मान लेते हैं सपोज दैट मैं इस फील्ड को बाहर दिखाता हूँ, सपोज दैट इस फील्ड को मैंने बाहर दिखा, यह फील्ड आपकी A1 है, दिस इज द B1 है। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊँ, दिस इज द 3D डायग्राम, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, मान लेता हूँ कि ये 1 मीटर है अंदर की तरफ, मान सकते हो आराम से। ठीक है, सबकी जो विड्थ है वो 1 मीटर मानना है, तो आप देखोगे कि ये जो एरिया आएगा इससे पानी क्या करेगा, बाहर फ्लो करेगा, इधर से इंटर करेगा और इधर से बाहर निकलेगा। तो आप लिख सकते हो B1 इंटू 1, लेंथ आपकी यही रहेगी क्योंकि लेंथ आपकी यही ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसको एक और टर्म में लिख सकते हो, Q इंटू डेल्टा डिवाइड बाई B1, दिस इज सॉरी A2, और यहाँ पे लिख सकते हो B2 इंटू 1। नेक्स्ट बात करें लिख सकते हो K इंटू डेल्टा H डिवाइड बाई A3 ब्रैकेट में B3 इंटू 1। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लाइन से। मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्चार्ज है, टोटल डिस्चार्ज मान लेते हैं Q है, वो किसके बराबर होगा, टोटल डिस्चार्ज यहाँ पे मानते हैं, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू, अगर हम बात करें दिस इज इक्वल टू NF इंटू दिस इज द डेल्टा क्यू। ठीक, क्यों, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे NF है, नंबर ऑफ यहाँ पे फ्लो चैनल होता है, तो अगर मैं जितने चैनल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डिस्चार्ज पता चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक फ्लो चैनल है, एक ये फ्लो चैनल है और एक ये फ्लो चैनल है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें डेल्टा क्यू डिस्चार्ज है, एक में मुझे पता है, अगर मुझे टोटल डिस्चार्ज चाहिए तो ये मैं पता कर लूँ कि कितने इसमें फ्लो चैनल बनना है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि भाई इसमें 10 फ्लो चैनल हैं तो मैं एक का निकाल लूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही कहानी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा क्या, दिस इज द क्यू इजकल टू NF इंटू डेल्टा क्यू। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिस्चार्ज की। यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो दिस इज द NF, ये मैंने लिखा, डेल्टा क्यू की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो क्या, K इंटू दिस द डेल्टा H डिवाइड बाई A1 ब्रैकेट में B1 इंटू 1। और आपने अभी माना था एलिमेंट्री स्क्वायर, ऑल फील्ड्स आर एलिमेंट्री स्क्वायर, सो दैट कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा A1 बाई B1
दिस इज द A2 बाई B2, इसको क्या मानोगे A3 बाई दिस इज द B3, दिस इज द 1, कितना मान लिया आपने 1 मान लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पुटअप करोगे दिस इज द NF इंटू K इंटू डेल्टा H इंटू 1 पुट कर सकते हो, ठीक। दिस द टोटल डिस्चार्ज पता चल गया। अब फ्रेंड्स आपको डेल्टा H को रिप्लेस करना है, उसको कैसे करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं यहाँ पे हेड लॉस कितना हुआ डेल्टा H का, यहाँ पे कितना हुआ डेल्टा H का, यहाँ पे भी कितना हुआ डेल्टा H को। अब इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे निकालें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं शुरुआत में जो हेड है यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू है डेल्टा H इजकल टू दिस इज द, यहाँ पे मानेंगे दिस इज द H अपान दिस इज द H अपान ND, ठीक। ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अगेंस्ट द डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H अपान ND। तो इसको बोलते हैं ND जो है ND इजकल टू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो ND इज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल समान पोटेंशियल वाले जो ड्रॉप होंगे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कैसे पता चला, ये देखो टोटल हेड आपको पता होता है भाई, टोटल हेड जो शुरुआत में अप स्ट्रीम साइड में होगा डैम में वही हो जाएगा। अप स्ट्रीम समझते ही होगे, मान ले कोई डैम बना है तो इस साइड का जितना टोटल हेड होगा उसको H मानेंगे। ND है जो आपका इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, सपोज दैट कि यहाँ पे ND है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैं अब इसमें बात करूंगा तो उसके पहले कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो चुके होंगे उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे ND क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा जितने ज़्यादा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होंगे उतना डेल्टा H क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कम होंगे, लेकिन जैसे मैं इधर बढ़ता चला जाऊंगा तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होते चले जाएंगे, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो Q इजकल टू दिस द NF K, डेल्टा H की जगह पे लिख सकते हो H अपान दिस इज द ND, ठीक। इसका फार्मूला बन जाएगा KH NF, बहुत इंपॉर्टेंट है, NF डिवाइड बाई ND, ठीक है। दिस द टोटल डिस्चार्ज फ्लो थ्रू द चैनल। ये तो हो गया फार्मूला। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर को हमको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स की। तो नेक्स्ट है इसके पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में देख लेते हैं कि भाई NF क्या है, कैसे निकलता है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, ये वैल्यू कैसे निकाली जाए, NF ND कैसे निकलता है, कैसे डायग्राम से इसको निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो NF और ND के बारे में डील करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ NF एंड ND, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस NF एंड ND, हाउ टू कैलकुलेट विद द डायग्राम। डायग्राम से कैसे उसको रिलेट कर पाओगे, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ग्राफिकली अगर आपको पता चल गया तो फिर आप चीज़ें कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन टू बी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फार्मूला आपके पास आया डिस्चार्ज, इसके पैरामीटर है Q इजकल टू दिस द KH, दिस द NF, दिस इज द ND। अगर आपको NF निकालना है तो क्या करोगे, जो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। अगर आपको ND चाहिए तो होगा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप या लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन -1, ठीक। देखो प्रैक्टिकली समझ भी सकते हो। सपोज दैट कि आपके पास ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज दैट ये आपका चैनल है और ये आपने बना दिया, ये ड्रॉप का डायग्राम आपने बना दिया। आप बताओ कि इसमें प्रैक्टिकली देखना है
कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3, लेकिन चैनल कितने हैं, 2, लाइन 3 है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अगर आपसे कहा जाए चैनल कितने हैं, चैनल तो भैया आपको एक ये चैनल मिलेगा और एक चैनल ये मिलेगा। इसका मतलब 3 लाइन मिला करके कितने चैनल बनने हैं, 2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आपको चैनल चाहिए होगा NF, जिसको मैं बात कर रहा हूँ, NF यहाँ पे हो जाता है, दिस इज कॉल्ड NF। NF को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द NF, दिस इज द NF इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल, NF नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो NF है नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में, वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है, कैसे, अगर आपको नंबर ऑफ फ्लो दिया है, सॉरी नंबर ऑफ यहाँ पे फ्लो चैनल दिया होगा, तो आप सीधे यहाँ पे पुटअप कर दोगे फार्मूले में NF की वैल्यू। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे लाइन बताया होगा तो 1 आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो एग्जाम में इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। H क्या है उसको लिख देते हैं। H है आपका टोटल हेड काजिंग फ्लो, टोटल हेड काजिंग फ्लो, ठीक, ये हो जाएगा। जिस हेड की वजह से पानी फ्लो कर रहा है उसे कहते हैं टोटल हेड काजिंग फ्लो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ND की, 1 2 3, तो यहाँ पे अगर चैनल की बात करोगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1 कर दोगे तो आपको ND पता चल जाएगा। तो ND हमारे पास था नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, या चैनल बोल सकते हो, R चैनल, कितने चैनल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमको पता चल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में कैसे पहचानना है कितनी लाइन है, उसको थोड़ा सा बताते हैं। सपोज दैट कि इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है आपके पास, सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये है आपका बेस है, और बेस के नीचे सपोज दैट ये डैम टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके पास कोई हेड होगा, मान लेते हैं दिस इज द H1, ये पानी जिसके कारण फ्लो करेगा। सपोज दैट कि मान लेते हैं कि डाउनस्ट्रीम साइड में जो हेड है वो दिस इज द H2, ठीक। और मान लेते हैं कि यहाँ पे सीट पाइल आपने प्रोवाइड कर रखी है, एक सीट पाइल हो सकता है प्रोवाइड कर दिया, भाई ज़रूरत है क्योंकि मान लिया पानी को अगर आपको फ्लो कराना होगा, तो मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लो हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि कितने यहाँ पे चीज़ें बन चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डील करना है, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये हैं आपके इक्विपोटेंशियल ड्राफ्ट, कैसे भी बना लो समझने के लिए, बस ऐसे चीज़ों को समझना है, ठीक। इस तरीके से देखो भाई, यहाँ पे कैसे इसको याद करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं ग्राफिकली, अच्छे से सीखना तो आप सीख जाओगे। सबसे पहले आप बता दो कि कितनी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी, कितने इक्विपोटेंशियल चैनल्स होंगे, सबके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, एक ये बाउंड्री लेयर हो जाएगी, एक ये, तो एक चैनल हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब 5 क्यों, अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बाउंड्री लेयर काम करेगी, एक ये बाउंड्री लेयर काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बेस होगा ना, तो पानी यहाँ से इंटर किया है ना, और पानी जहाँ से भी इंटर करेगा वो एक चैनल ही बना लेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये डैम आप बना रहे हो ना, अगर यहाँ से फ्लो करा तो इसके नीचे भी कोई लेयर होगी ना, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या आ जाएंगे, फ्लो चैनल। तो NF की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इस तरीके से देखोगे कितनी आएगी, 5। लेकिन अगर लाइन की बात करें, 1 2 3 4 5, इसके नीचे एक और आएगी 6, वो दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर कोई लेयर होगी, सपोज दैट कोई ग्राउंड भी होगा ना, तो वो भी एक चैनल की तरह काम करेगा, क्योंकि पानी यहाँ से फ्लो कर सकता है, पानी जहाँ से भी फ्लो करेगा वो अपना चैनल बना लेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी हो जाएंगी, दिस द 1 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ND की वैल्यू भी आएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस द ND, दिस इज द आल्सो 5। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप लाइन आप देख सकते हो कितने आए, उस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के लिए आपको देखना पड़ेगा, दिस इज द 1 दिस द 2 3 4 5, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी आएगा 6 आएगा, सॉरी दिस इज द 6। अगर आप इसको भी मान के चलोगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं।
अब फ्रेंड्स आगे कुछ पैरामीटर्स के बारे में और डील करते हैं। हालांकि इस पे देखिए एसएससी जेईई में क्वेश्चन नहीं आता है, गेट में क्वेश्चन आता है, तो आराम से आप क्या करिए वहाँ पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप देख लीजिए कितने हुए हैं, और आराम से जब क्वेश्चन करेंगे ना इसके क्वेश्चन तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए एसएससी जेईई में सिर्फ फार्मूला पूछ रखा है, किसी साल एक ही साल के पूछा है और वो भी फार्मूला पूछा है, ठीक है। तो आराम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और दूसरी बात है गेट का जो क्वेश्चंस है, गेट के उतने टफ क्वेश्चन नहीं करने आपको हैं, क्योंकि एसएससी में तो वो आएंगे नहीं, तो फायदा क्या टाइम वेस्ट करने का, जितने में हमारा काम चल जाता है हमें उससे क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। अभी तो इसलिए हमें वो टॉपिक देखिए, इसका मेंस में भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आगे चल के अगर आएगा तो उसको हम लोग मेंस के बैच में कर लेते हैं आराम से। तो वहाँ पे अभी टाइम है आपके पास, अभी आप फोकस करो प्रीलिम्स पे ज़्यादातर, ठीक है। जितना कोशिश करो किसी तरीके से प्री निकालो, प्री निकालने के बाद में मेंस में 2-3 महीने का टाइम रहता है और आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। इतना टाइम रहता है कि अगर आपको बहुत कम भी आता होगा प्रैक्टिस करोगे तो फिर 2-3 महीने में आप चीज़ें सीख सकते हो। कोशिश करो इस समय कि ज़्यादातर प्री पे फोकस करो, किसी भी तरीके से कोशिश करो कि रीजनिंग पे फोकस करो, आप क्या कहते हैं जीएस पे फोकस करो प्लस टेक्निकल पे। जब तक आप 125-30 नंबर 130-35 लेके नहीं आओगे तब तक आपका सिलेक्शन के चांसेस कम है, इसलिए कोशिश करो कि 125-30 के आसपास ही नंबर रहे। अब तो तभी आएगा जब आप रीजनिंग पे भी प्रैक्टिस करोगे, जीएस पे भी प्रैक्टिस करोगे और टेक्निकल भी प्रैक्टिस रखोगे, ठीक है। जीएस तो और अच्छा रखो, क्योंकि जीएस में क्या है टाइम कम लगता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अगर आपको आता है तो 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कर ले जाओगे, बाकी सब में टाइम लगने वाला है, रीजनिंग में भी टाइम लगता है, अगर न्यूमेरिकल पेपर होगा तो उसमें भी टाइम लग जाता है। अब हम डील करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के रिलेटेड विथ कि कैसे चीज़ों को हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। सीपेट डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, सीपेट डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, सीपेट डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होता है, पहला परमिबिलिटी, अभी आपने देखा क्या, दिस इज द क्यू इजकल टू के एच एन एफ डिवाइड बाई एन डी। अब आप बता दो डिस्चार्ज किस किस का फंक्शन है, पहला परमिबिलिटी का फंक्शन है तो मैंने परमिबिलिटी लिख दिया, दिस इज द परमिबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें परमिबिलिटी के अलावा दूसरा है, दिस इज द हेड कॉजिंग फ्लो, दिस इज द हेड काजिंग फ्लो, हेड काजिंग फ्लो मतलब एच, हेड काजिंग फ्लो, दिस इज द कैपिटल एच। और ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, जो एच की वैल्यू होती है ये बराबर होता है डिफरेंस ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल। अभी आपको बताया था दूसरे डायग्राम में, जिससे H1 माइनस H2, अभी डायग्राम से बता रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ फैक्टर, थर्ड इज सेफ फैक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग हैं सेफ फैक्टर, दिस इज कॉल्ड सेफ फैक्टर। तो सेफ फैक्टर का फार्मूला याद कर लो, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो सेफ फैक्टर का फार्मूला है NF/ND, बहुत आसान है, आपको NF दिया होगा ND दिया होगा तो सेफ फैक्टर आप निकाल सकते हो, यही डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नोट पॉइंट करके मैं लिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सेफ फैक्टर इज ओनली फंक्शन ऑफ, सेफ फैक्टर इज, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे डिस्कस करें तो जो सेफ फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सेफ फैक्टर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है अभी बताते हैं। इट विल नॉट चेंज, ये बदलता नहीं है, इट विल नॉट चेंज इफ परमिबिलिटी चेंजेस, परमिबिलिटी बदल देने से सेफ फैक्टर चेंज नहीं होता है, इफ परमिबिलिटी चेंजेस कॉमा हेड चेंजेस, हेड बदलने से भी नहीं बदलता है, हेड काजिंग फ्लो चेंज, हेड काजिंग फ्लो चेंजेस, मतलब हेड चेंज करने से, परमिबिलिटी बदल देने से उसका सेफ फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, इफ द
अगर हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं इस पॉइंट को, दूसरा पॉइंट इसी में है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल चेंज इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर हम डायरेक्शन बदल दें, पहले मान लें अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा रहा था, अब उधर से पानी इधर आ रहा है, पहले इधर से उधर जा रहा था, अब उधर से इधर आ रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर्स, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, बदल दें, देन NF बाई ND नॉट चेंज, ये भी बदलता नहीं, फिर भी NF बाई ND विल नॉट चेंज, तब भी नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब समझा देता हूँ कि आपने क्या बना रखा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बाउंड्री कंडीशन का मतलब है सपोज दैट कि आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया जिसके नीचे आपका, सपोज दैट दिस द डैम, इस तरीके से एक डैम है, डैम के नीचे ये लाइनें आपने बना रखी है। ठीक, अब ये बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने अर्दन डैम है, यहाँ पे अर्थ है कि आपने कंक्रीटिंग कर रखा है, नीचे कोई रॉक परमेबल है कि इम्परमेबल है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ फैक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन, क्योंकि अगर ये अर्दन डैम होगा तो यहाँ पे फ्लो चैनल पानी की वजह से नए नए बनते चले जाएंगे। भाई पानी है, पानी क्या करेगा, मिट्टी का कटाव करेगा, नया नया चैनल बनाता शुरू कर देगा। लेकिन यही मान ले हार्ड रॉक है कोई, तो हार्ड रॉक को थोड़ी पानी काट कर पाता इतनी जल्दी है। अगर हार्ड रॉक रहेगी तो चैनल इतनी जल्दी नए नहीं बन पाएंगे, इसलिए डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री का मतलब है इसका क्षेत्र कहाँ तक है, इसका क्षेत्र यहाँ तक है, इसका क्षेत्र यहाँ तक है। अगर ये बदलता रहेगा तो इससे फैक्टर बदलता रहेगा, इसलिए परमेबिलिटी हेड चाहे बढ़ा दो घटा दो थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो आपका डिपेंड करेगा कि सॉइल यहाँ पे इरोजन हो रहा है कि नहीं, मिट्टी का कटाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। सॉइल यहाँ पे आपकी कैसी है, क्लेई सॉइल है या आपकी सॉइल यहाँ पे हार्ड रॉक है कि इम्परमेबल सॉइल, उस पर डिपेंड करता है। पानी चाहे इधर से फ्लो करे चाहे इधर से फ्लो करे, परमेबिलिटी बदल दो, कम ज़्यादा कर दो, हेड कम कर दो, ज़्यादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन पे, तो सॉरी NF बाई ND पे। तो सेफ फैक्टर ध्यान रखिएगा, इस पे डिपेंड करता है। आगे बात करें, अगला थर्ड पॉइंट है इट विल चेंज, ये बदल सकता है, इट विल चेंज ओनली व्हेन इट विल चेंज ओनली व्हेन extent of flow is change, extent of flow is change। अगर extent of flow चेंज हो जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे, देखो extent का मतलब हो कि अपना क्षेत्र कितना घेर सकता है, पानी कहाँ तक जा सकता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ फ्लो। अगर ये सॉइल स्मूथ होगी, अगर मान लिया अर्दन है, अगर मान लिया आपकी ये सॉइल मान लिया कि ऐसी है जो कट सकती है, तो जाहिर सी बात मिट्टी कटेगी, नया चैनल फॉर्म, फिर मिट्टी कटेगी, नया चैनल फॉर्म। तो सेफ फैक्टर तो बदल गया ना, क्योंकि NF बदल जाएगा और ND भी बदलेगा, क्योंकि अगर चैनल बदल रहे हैं तो NF बदल जाएगा, दूसरी बात ND भी बदल जाएगा। तो NF बाई ND डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन पे और सॉइल के इरोजन पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल आपकी ये परमेबल होगी, आसानी से वहाँ से मिट्टी कट सकती है, तो आपका NF बाई ND क्या हो जाएगा, चेंज। तो यही कहना चाहता है, इट विल ओनली चेंज व्हेन द एक्सटेंट ऑफ फ्लो विल बी चेंज। तो एक्सटेंट इसका अगर चेंज होता है तो उस पर चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, फ्लो नेट इज़ यूज टू कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं। फ्लो नेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, ये IES में 2-3 बार पूछा गया है। फ्लो नेट का यूज कहाँ पे करते हैं? पहला पॉइंट, फ्लो नेट का जो यूज होता है फ्रेंड्स, फ्लो नेट का वो पहला है अपलिफ्ट प्रेशर एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट है सीपेज डिस्चार्ज, ज्ञात कर सकते हो क्योंकि फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सीपेज डिस्चार्ज ही तो है एक तरीके का, सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जिट ग्रेडियंट, इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। एग्जिट ग्रेडियंट अभी के लिए पॉइंट नहीं है ये, नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज एग्जिट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वही आई वाला होता है, लेकिन एग्जिट का मतलब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। एग्जिट का मतलब पानी जब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड में बाहर निकलता है तो यहाँ के ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो वो भी ये बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सीपेज प्रेशर, ये सीपेज प्रेशर भी बता देता है, सीपेज प्रेशर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतने पॉइंट हैं। एग्जाम में आपको एक पॉइंट और लिखा मिलेगा जो कि गलत होगा, कह देगा कि इससे परमेबिलिटी निकाल पाते हैं, नहीं, इससे परमेबिलिटी आप ज्ञात नहीं कर पाते हो, इससे सिर्फ क्या बताते हो
एच बता सकते हो, सॉरी NF/ND, और ये डिस्चार्ज बताता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेन पर्पज हमारा सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होता है, सीपेज प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग हैं, प्लस एग्जिट ग्रेडियंट बता सकते हैं। ध्यान रहे परमिलिटी ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पे, परमिलिटी के मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ से परमिलिटी ज्ञात नहीं होती, जो परमिलिटी पहले से मिल जाती है उसको यहाँ पुटअप करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अगले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। IAS में 2-3 बार पूछ चुका है, गेट में भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है कि कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। परमिलिटी नहीं ज्ञात कर सकते, इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो परमिलिटी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो परमिलिटी बिल्कुल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परमिलिटी के लिए हमने कांस्टेंट हेड, वेरिएबल हेड सबके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो तो वहीं पे निकाले जाते हैं, तो परमिलिटी तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि हाउ टू कैलकुलेट द परमिलिटी इन 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, कितना भी दे दे, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फार्मूला होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया परमिलिटी आपको 2 डायरेक्शन में ज्ञात करनी हो तब की बात हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस बड़ा इंपॉर्टेंट है सीपेज चैप्टर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल काफ़ी अच्छे बनते हैं। हाँ, गेट में इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेवल तो SSC JEE का है, तो सारी चीज़ें गेट की यहाँ पे पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं निकलेगा। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो है, लेकिन अभी तक जितना भी डिस्कस किया वो गेट का भी था, ES का भी था, सब कुछ था। हाँ, जहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो गेट में आपके हैं लेकिन SSC JEE में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ना पढ़ो तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे भी सिलेबस इतना ज़्यादा है। सिलेबस में रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप पढ़ो, लेकिन उसको बार बार रिविज़न इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ज़रूरी है कि एक बुक प्रेफर करो या एक नोट प्रेफर करो, उसको बार बार जितनी बार पढ़ोगे वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू इधर उधर से, ठीक है। तो रिवीजन इज़ मस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको कई बार पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 4 नोट से ना पढ़ो, एक नोट्स अपना प्रॉपर होना चाहिए, उसी को बार बार जितनी बार पढ़ोगे एग्जाम में उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड थोड़ा सा कि इक्विवेलेंट परमिलिटी, यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट परमिलिटी in 2D flow K dash is equal to, this is the under root, ज्योमेट्रिक मीन होता है kx इंटू ky। इन 3D फ्लो अगर 3 डायरेक्शन में फ्लो होगा तो K dash is equal to, या इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, kx इंटू ky इंटू kz की पावर 1/3। ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते थे, kx इंटू ky की पावर 1/2, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे कि बताइए इक्विवेलेंट परमिलिटी 2 डायरेक्शन में बताओ, तो kx और ky की पावर क्या कर, 2 होंगे तो 1/2, 3 होंगे तो 1/3, 4 होंगे तो 1/4। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से डिस्चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, आप डिस्चार्ज आपका आएगा k डैश इंटू एच, दिस इज द NF डिवाइड बाई ND, यहाँ से आपका निकल के आएगा क्या, डिस्चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब परमिलिटी अगर 2 डायरेक्शन में होगा तो उसका जब आपको यहाँ पे डिस्चार्ज निकालना होगा तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जब डिस्चार्ज आप निकालोगे फ्लो चैनल के थ्रू फ्लो होना चाहिए, तो ध्यान रहे कि अगर उसने दे रखा 2 डायरेक्शन में परमिलिटी दे रखा होगा तो आपको यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट परमिलिटी निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आपको डिस्चार्ज पता चलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या NF दे देता है, NF दे देगा, ND दे देगा, नहीं देगा तो फ्लो लाइन दे देगा, फ्लो लाइन में से हम लोग 1-1 सेपरेट कर लेंगे तो फ्लो चैनल पता चल जाएगा। अच्छा, हेड आपको बता देगा, अप स्ट्रीम में देख लो, डाउन स्ट्रीम में देख लो, हो सकता है कि डायरेक्टली आपको हेड लॉस दे देगा। अगर मान ले H1 की वैल्यू 5 मीटर है, H2 की वैल्यू 2 मीटर है, तो 5 - 2 कर दोगे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर को कैसे निकाला जाए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, इस पर भी ES ने क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक। तो सीपेज प्रेशर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मानते हैं स्मॉल h हाइट का जो कि हेड है, स्मॉल h सीपेज हेड
at any point at any given point in the medium after n equipotential drop, after, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, आफ्टर n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल समान पोटेंशियल वाले ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, सीपेज प्रेशर इज गिवन बाय, सीपेज प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द H इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, सीपेज प्रेशर। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं कि सपोज दैट कि आपके पास ये कोई अर्दन डैम है, मान लेते हैं कि चलो भाई डैम है, ऐसे ही बना देते हैं सिंपली समझने के लिए, ठीक, ये है आपका लेवल, यहाँ पे पानी के लेवल्स कुछ और रहा होगा, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में मान लेते हैं H2 रहा होगा, यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, अप स्ट्रीम पानी की बात कर रहा हूँ, दिस इज द अप स्ट्रीम साइड, दिस इज द डाउन स्ट्रीम, ओके। और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके नीचे चैनल बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपके चैनल्स ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक। अब इसने क्या बोला है कि मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं, 1 2 3, इसका मतलब n की वैल्यू अगर मान ले यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो n कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या हो चुका है कि यहाँ पे जो चैनल्स बने, एक तो ये हो जाएगा 2 3, क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई तो बाउंड्री कंडीशन रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 क्यों कंसीडर किया गया, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर पूछा था, यहाँ पे जो n होता है दिस द आफ्टर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ जितना ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, तो जिसमें अगले वाले में चौथे में तो कैलकुलेट करना है, लेकिन n की वैल्यू आपको ध्यान रहे कि जब आपको चौथे में बताना होगा तो उसके पहले कितने ड्रॉप हुए उसको ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे पीजोमीटर लगाओगे तो यहाँ पे पीजोमीटर लगाओगे तो कुछ राइज मिलेगा, यहाँ लगाओगे तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे, हाउ टू कैलकुलेट, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, दिस इज द हाइड्रोलिक हेड, दिस इज द हाइड्रोलिक हेड, या स्लैश कह सकते हो सीपेज हेड, एच स्मॉल h इज इक्वल टू h माइनस n इंटू डेल्टा एच, ठीक है। तो ये जो आपको बचेगा रिमेनिंग, मतलब ये स्मॉल h मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट कि आपका इस पॉइंट की बात करना चाहते हैं, इसमें अगर आपको पीजोमीटर लगाओगे तो कितना पता चलेगा, कितना राइज हुआ है, वो कैसे निकालोगे, H इसका टोटल हेड हो जाएगा जो कि इस साइड में होगा कैपिटल H, शुरुआत में जो हेड होगा वो कैपिटल H होगा, लेकिन पानी जैसे जैसे फ्लो करता जाएगा, यहाँ फ्लो करेगा तो कम लॉस होगा, इधर फ्लो करेगा और ज़्यादा लॉस, इधर फ्लो करेगा और ज़्यादा लॉस, जैसा जैसे उधर डाउन स्ट्रीम में पानी जाएगा उसके लॉसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसको लेंथ ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और पानी को जितना ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा उतने फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, जितने फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे उतना हेड लॉस होगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे H में से हमेशा क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। अब डेल्टा H की वैल्यू डिपेंड करती है, दिस इज द H अपॉन ND, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसका फार्मूला बन के आ जाएगा स्मॉल h इजकल टू h माइनस n की जगह n, डेल्टा h की जगह पे दिस इज द h अपॉन ND, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब h आपको पता है, इट इज़ द अप स्ट्रीम, दिस इज द अप स्ट्रीम हेड, ठीक है, अप स्ट्रीम का कितना हेड है उसको डिपेंड करेगा। n क्या है, कितने नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो चुके हैं। nd क्या है, nd आपका हो जाएगा कि इस चैनल में कितने आपकी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, तो nd इज तो पहले भी लिख चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आपका H। अगर आपको आप सीपेज प्रेशर ज्ञात करना हो तो क्या लिखोगे, सीपेज प्रेशर, दिस इज द सीपेज प्रेशर इज इक्वल टू, राइट डाउन क्या लिखोगे, H की जगह पे आप लिख सकते हो H माइनस n, H अपॉन ND इंटू गामा W, तो ये आपका फार्मूला निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा H भी पता चले, डेल्टा H तो बता सकते हो कैसे, आपको कैपिटल H तो पता रहेगा ना एग्जाम में, ये पूछा है यस ने क्वेश्चन, इस यस में पूछा है कि बता दिया था ये 18 मीटर हेड है, और ये 3 के बाद पूछा था तो 18 ये दिया था, इक्विपोटेंशियल लाइन गिन लो कितना रहता है, एग्जाम में बताएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी लेक्चर आपका जो न्यूमेरिकल लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें h दिया है 18 है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन भी क्या है, और उसके nd की वैल्यू 12 थी और उसके बाद n जो था 3 था, तो वहाँ पे आंसर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उसने यही पूछा था h बता दो कितना होगा, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सीपेज प्रेशर पहले से भी पढ़ रखा है, h इंटू गामा डब्ल्यू, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ रखा होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच करते थे, कैसे, ऐसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकलते थे, दिस इज द पी, यहाँ पे आता था गामा डब्ल्यू इंटू एच, वही चीज़ चल रही है, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे कैसे रिलेट कराना है। अगर आप रिलेट करा ले जाओगे तो फिर चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो निकल के आते हैं। जब आईएएस ने पूछ रखा है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए जो चीज़ें आईएएस में पूछी गई हैं मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपने टॉपिक को यहाँ पे हमने क्या किया, लगभग कंप्लीट किया। अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका कुछ पार्ट और रिमेनिंग है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीपेज का लास्ट लेक्चर होगा। उसको ख़त्म करने के बाद सीधे हम लोग पहुँचेंगे कंसोलिडेशन पे, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर बचते हैं। एक तो कंसोलिडेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शियर स्ट्रेंथ है। शियर स्ट्रेंथ में आपका ट्राइएक्सल टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद में आपका एक चैप्टर आता है एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी, वहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक आता है फाउंडेशन। तो 4 टॉपिक होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने सॉइल का लगभग सिलेबस जो है आपका 55% के आसपास कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी बचा रिमेनिंग 45% है, वो जून में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉइल को पढ़ रहे हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।